हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रिवीजन के लिए मैं इसको अलग अलग तरीके से पहले पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला पोर्शन जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें ये रहेगा कि आज जो हम पहले टच करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या था और इसमें कितने पार्ट्स हैं और इसके कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स आते हैं और इसके कौन कौन से शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल के नाम क्या क्या हैं, और साथ ही साथ प्रियम्बल पढ़ेंगे। और जो पहला चैप्टर है, जो पार्ट 1 है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये बताया गया है चैप्टर्स और पार्ट्स और उनके आर्टिकल्स के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं वो टोटल 22 पार्ट्स हैं, और जैसे कि 4A ये सब को हम अगर अलग अलग गिनते हैं अमेंडमेंट्स को तो ये हो जाएंगे टोटल 25 पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है वो ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। पार्ट 2 में बताया गया सिटीजनशिप, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आता है। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, जो कि स्टार्ट होता है 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बात करता है, जो कि 36 से 51। पार्ट 4A जो कि डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, और ये अमेंडमेंट जो है 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 1976 में। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसका आर्टिकल नंबर है 51A। उसके बाद पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा लेजिस्लेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ जुडिशरी और कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद अब जो एग्जीक्यूटिव और ये जो यूनियन का जो पोर्शन है ये है 52 से लेकर 151 तक। पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं इसके बाद पार्ट 6 में। पार्ट 6 कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 6 डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से लेकर, जो स्टेट्स के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो दिए हुए हैं 52 से लेके 237 तक। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो है एक जनरल, एग्जीक्यूटिव पावर, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। और ये जो जुडिशरी है इसमें सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। अब आते हैं पार्ट 7 में, जो कि है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये जो 7th पार्ट है इसको डिलीट और रिपील कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट 1956 से। और जो पार्ट 8 है वो है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद आते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 जो है वो है पंचायत। पंचायत जो है चालू होता है 243 से और एंड होता है 243 ओ में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। 243 से स्टार्ट होकर 243 ओ तक जाता है। पार्ट 9A जो कि है म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड, ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 से। ये 243 से स्टार्ट होकर 243 ZG तक जाता है। उसके बाद पार्ट 9B, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो ऐड हुआ था 97th अमेंडमेंट से 2011 में, जो स्टार्ट होता है 243 ZH से लेकर ZT तक जाता है। अब आते हैं पार्ट 10 में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के जो क्लॉजेस हैं, वो आर्टिकल्स हैं, वो है 244 और 244A। फिर चैप्टर नंबर 11, पार्ट 11 में दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि जो पार्ट 5 है वो किससे डील करता है? यूनियन से। पार्ट 5 यूनियंस और पार्ट 6 स्टेट से। तो 5 + 6 कितना होता है? 11। तो जो 11 पार्ट 11 है वो क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर 263 तक। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो ये 264 से लेकर 300A तक जाता है। अब आते हैं पार्ट 13 में, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। 301 से स्टार्ट होकर 307 तक जाता है। पार्ट 14 जो है वो डील करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ये है 308 से स्टार्ट होकर 323 तक जाता है। और पार्ट 14A जो है
ट्रिब्यूनल्स से डील करता है और ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, और ये सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं 323A और 323B। पार्ट 15 है इलेक्शन। इलेक्शन जो है 324 से 329A तक है। पार्ट 16 जो है वो डील करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो कि 330 से लेकर 342 तक है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इम्पोर्टेंट रखिए, याद रखिए। पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि 343 से 351 तक है। और पार्ट 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये 352 से लेके 360 तक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि इस पार्ट 17 को याद रखना है और पार्ट 18 को याद रखना है। अब आते हैं पार्ट 19 में, जो कि एक मिसलेनियस प्रोविजन है 361 से 367 तक। उसके बाद पार्ट 20 फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ एक आर्टिकल है 368। उसके बाद पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 से 392 आर्टिकल तक। पार्ट 22 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि जो चीज़ हर एक्ट में सेक्शन नंबर 1 में दी होती है वो चीज़ आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक दी हुई है। पार्ट 22 के अंतर्गत शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में। अब पार्ट को ख़त्म करने के बाद हम आते हैं शेड्यूल के अंतर्गत। शेड्यूल में बताया गया है कि टोटल 12 शेड्यूल दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड, कितने स्टेट होंगे और कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी। दूसरा दिया हुआ है सेकेंड शेड्यूल, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ये डील करता है सैलरी और इमोल्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं हम शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 जो है वो ओथ और एफर्मेशन से डील करता है। शेड्यूल 4 जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है। उसके बाद शेड्यूल 5 जो है वो डील करता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। फिर आते हैं शेड्यूल 6 में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे डील करता है। अब आते हैं 7 शेड्यूल के अंतर्गत। तो 7 शेड्यूल के अंतर्गत लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में दिया हुआ है लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में दिया हुआ है एक्ट और रेगुलेशंस। 9th जो शेड्यूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है क्योंकि ये जो है ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। कौन सा शेड्यूल? 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो कि ईयर 1951 में हुआ था। अब आते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आज के डेट में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि इसमें दिया हुआ है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, और इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 1985 में। उसके बाद आते हैं 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल जो है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में डील करता है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से आया था। और 12th शेड्यूल जो कि म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है वो 74th अमेंडमेंट से आया था। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में बता दी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो यहाँ पे जो वर्ड हैं सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें से जो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड हैं वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड। अब हम इसको याद कैसे रखें? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि ये दिया हुआ है सेक्युलर, SEC, मतलब ये है SEC, मतलब ये पहले आएगा। उसके बाद SOC, E के बाद O आता है तो ये है। फिर SOV, तो C के बाद V आता है तो ये हो गया
उल्टा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, या तो एस, सोव, सॉक, सेक, ये याद रख सकते हैं आप। जैसे हम 10th क्लास में टेन थीटा साइन थीटा याद रखते थे, वैसे सॉव, सॉक और सेक को याद रख सकते हैं। अब सिक्योर क्या कर रहे हैं? सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी किस चीज़ की दे रहे हैं? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप की लिबर्टी दी जा रही है। और इक्वालिटी किस चीज़ का हो रहा है? ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद हम दे रहे हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में बताया गया एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। उसके बाद ये जो वर्ड है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो वर्ड हैं सोवरेन और सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड हैं, ये जो दो वर्ड हैं, ये कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुए थे? तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। और साथ ही साथ कौन से सेक्शन से? तो सेक्शन नंबर 2 से ये ऐड किए गए थे। इस सेक्शन नंबर 2 ऑफ 42nd अमेंडमेंट से ये ऐड किए गए थे। और कौन से ईयर में हुए थे? तो 3 जनवरी 1977 में ये 42nd अमेंडमेंट एनफोर्समेंट में आया था। और 42nd अमेंडमेंट का जो डेट है वो 1976 है, लेकिन इसका एनफोर्समेंट हुआ था 1977 में। उसके बाद हम देखते हैं कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसके द्वारा ये अपनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 26th डे ऑफ नवंबर 1949। मतलब ये 26th डे ऑफ नवंबर, मतलब इसको हम एज अ लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था वो डेट था 26th डे ऑफ नवंबर 1949। सॉरी, वर्ड जो अडॉप्ट है वो गलत हो जा रहा है मेरे से। 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया था, रेडी कर लिया था। उसके बाद इसको जब एनफोर्स किया गया तो वो 26 ऑफ जनवरी 1950 था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे और इसको हम एज अ रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 1 में। जो पार्ट 1 है उसका आर्टिकल नंबर 1 ये बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में, कि जो इंडिया है डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा और स्टेट और टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो दी हुई हैं उसके हिसाब से ये माना जाए। अभी जो लेटेस्ट है फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत वो है 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़। तो ये सारे को आपको याद रखना। अब आते हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 में बताया गया एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो जो हमने अभी देखा कि हमारे यूनियन टेरिटरीज़ में टोटल स्टेट्स में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इसी के बारे में हम आगे जानते हैं कि एडमिशन कैसे होता है और किसी भी नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकती है, एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एट द थिंग्स फिट। मतलब ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और वहीं पे पार्लियामेंट के पास एक और पावर है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट, इंक्रीज कर सकती है एरिया, डिमिनिश कर सकती है एरिया, अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज को और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम भी बदल सकती है। अब आते हैं हम इसका आर्टिकल नंबर 4 पे। आर्टिकल नंबर 4 ये बताता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो लॉ बनाए जा रहे हैं टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को जो अमेंडमेंट करने की बात होगी, जो भी कोई नया स्टेट ऐड होगा तो वो फर्स्ट शेड्यूल में एज ए अमेंडमेंट ऐड होगा। एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तब इसके लिए क्या होगा? तो ये बता दिया गया कि ऐसे मैटर्स पे इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट में डीम्ड नेसेसरी जो भी लॉ है इससे रिलेटेड उस अमेंडमेंट को लेके वो पार्लियामेंट बना सकती है। और साथ ही साथ ये जो अमेंडमेंट होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में,
तो वो जो अमेंडमेंट है, नो सच लॉ अफोर्सेड शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 एक स्पेशल अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो वही ये बता दिया गया कि पार्लियामेंट जब भी किसी नए लॉ, किसी भी नए स्टेट को ऐड करेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, तब उसको आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। क्योंकि हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ प्रियम्बल्स और उसके बारे में ऑल बाकी पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया है, कि जनरल डिस्क्रिप्शन ले लिया है। तो इसके बाद में अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे इस रिवीजन का, उसमें हम पार्ट 5 को कवर करेंगे पहले, फिर उसके बाद पार्ट 6 को करेंगे। मतलब पहले हम यूनियन के बारे में जानेंगे, फिर स्टेट्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे आर्टिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हम पार्ट 5 में जो यूनियन के बारे में दिया हुआ है उसको हम रिवाइज करते हैं। थैंक यू।